1977 की बात है। दोपहर का समय था। पटना के इंडिया कॉफी हाउस में रोज की तरह ही भीड़ थी। अलग अलग कोने में बैठे लोग तरह तरह की बहसों में मशगूल थे। एक कोने में दो दोस्त भी बैठे थे। उनमें से एक अभी अभी विधायक का चुनाव हारा था। बहस आगे बढ़ती है। वह नौजवान लगभग गुस्साते हुए मेज पर मुक्का मारता है और ऐलान करते हुए कहता है, देखना, एक दिन मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनूंगा। मैं सत्ता हासिल करूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन सत्ता मिलने पर अच्छा काम करूंगा। 24 साल बाद 3 मार्च 2000 को वही नौजवान बिहार के राज्यपाल के सामने शपथ लेते हुए कहता है, मैं नीतीश कुमार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। यह कहानी है एक ऐसे नेता की जो पिछले 20 सालों से बिहार की सत्ता पर काबिज है, जिसके राजनीतिक पतन का मरसिया कई दफा पढ़ा जाता है, लेकिन वह फिर खड़ा हो उठता है। वह राजनीतिक करवट लेकर बड़े बड़े नेताओं को सकते में डाल देता है। यह कहानी ऐसे नेता की भी है जो अपने पहले 2 विधानसभा चुनाव हार जाता है और राजनीति से संन्यास लेने का मन बना लेता है। तभी अचानक क्या होता है कि वह नई पार्टी बनाता है और बिहार जीत लेता है। यह कहानी एक ऐसे नेता की भी है जिसके पिता तो कांग्रेसी थे, पर पिता को कांग्रेस पार्टी ने टिकट देने से इनकार कर दिया। पिता के अपमान का बदला लेने के लिए बेटे ने समाजवाद का रास्ता चुना। लोहिया का समाजवाद, जेपी का समाजवाद। यही नेता गुजरात के तत्कालिक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के दावेदार नरेंद्र मोदी के साथ बैठने से इनकार कर देता है। मोदी को सांप्रदायिक करार देकर भाजपा से 17 साल पुरानी दोस्ती को तोड़ देता है और अपने पुराने दोस्त और बाद के राजनीतिक शत्रु लालू यादव से जाकर गठजोड़ कर लेता है। और मुख्यमंत्री की कुर्सी वह तो हमेशा की तरह नीतीश के पास ही रहती है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन है नीतीश कुमार, क्या है नीतीश कुमार की राजनीतिक जमीन। बिहार को अगर राजनीति की पाठशाला यानी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाए तो नीतीश इस स्कूल के हेडमास्टर हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा नया प्रोग्राम दुनिया रोज बनती है। पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल में मशहूर पत्रकार जनार्दन ठाकुर अपने बच्चे के पैदा होने का इंतजार कर रहे हैं। तभी वह देखते हैं कि पास के एक मैटरनिटी वार्ड से एक कुत्ता निकलता है। कुत्ते के मुंह में अभी अभी पैदा हुए बच्चे की एक नाल है। यह हैरान कर देने वाली खबर अगले दिन इंडियन नेशन में प्रकाशित होती है। 60 के दशक में इंडियन नेशन में छपी यह खबर उस समय के बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली को दर्शाती है। देश की आज़ादी के बाद श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। श्री बाबू लगभग 15 साल यानी अपनी मृत्यु तक बिहार के मुख्यमंत्री रहते हैं। उनके मरने के बाद बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पेंडुलम बन जाती है और बिहार समाजवाद की प्रयोगशाला। 1965 में लोहिया की अगुवाई में बिहार में ही संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। इस घटना का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि 2 साल बाद पूरे देश में 9 राज्यों में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। इन 9 राज्यों में एक राज्य बिहार भी होता है। महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनते हैं और कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री। यह बिहार के जमीन पर उपजी समाजवाद की पहली फसल थी। 60 के बीच का दशक नीतीश के लिए भी एक निर्णायक मोड़ साबित होता है। पटना से लगभग 80 किलोमीटर दूर बख्तियारपुर से सटे कल्याण बीघा नाम के गांव में 1 मार्च 1951 को नीतीश का जन्म होता है। पिता राम लखन सिंह पेशे से आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और घोर कांग्रेसी, लेकिन 2 बार पार्टी द्वारा टिकट देने से इनकार कर दिया जाता है। उनकी जगह पार्टी सुंदर देवी को विधायक का टिकट दे देती है। अब आपकी दिलचस्पी होगी कि कौन है सुंदर देवी। दरअसल सुंदर देवी दिग्गज कांग्रेसी नेता लाल बहादुर शास्त्री की बहन थी, जिनकी शादी पटना में ही हुई थी।
सुंदर देवी से चुनाव हारने के बाद नीतीश के पिता अपने आयुर्वेदिक डॉक्टरी की ओर लौट जाते हैं। इसी समय नीतीश को एक स्कॉलरशिप मिलती है और वह इंजीनियर बनने के लिए पटना चले आते हैं। पटना के बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में नीतीश का दाखिला हो जाता है। नीतीश इन्हीं दिनों लोहिया के विचारों से प्रभावित होते हैं और लोहिया विचार मंच के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। इसके बाद शुरू होती है नेतागिरी, जो आज तक जारी है। नीतीश के एक मित्र थे सुरेश शेखर। सुरेश ने ही नीतीश का परिचय लोहिया साहित्य से करवाया था। लोहिया को पढ़ने के बाद नीतीश ने इंजीनियरिंग से तौबा कर लिया। वे अक्सर सड़कों पर आंदोलन करते और भाषण देते देखे जा सकते थे। इन्हीं दिनों नीतीश ने बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। नीतीश ने लोहिया को अपने आदर्श के रूप में क्यों चुना, इसका जवाब भी वे खुद देते हैं। बकौल नीतीश, मैंने कार्ल मार्क्स के दास कैपिटल को पूरा पढ़ा, लेकिन वह मेरे सिर के ऊपर से निकल गया। मार्क्स ने कहीं कास्ट का जिक्र ही नहीं किया है। यह कितना अटपटा है। कास्ट हमारी सबसे बड़ी रियलिटी है, लेकिन लोहिया कास्ट की बात करते हैं। लोहिया रोटी बेटी और अगड़े पिछड़े की बात करते हैं। इसीलिए लोहिया मुझे पसंद है। यह 1973 का साल था। 22 साल के नीतीश अपनी पढ़ाई के आखिरी साल में थे। नीतीश की शादी के लिए एक रिश्ता आया। यह रिश्ता पास के गांव से ही आया था। लड़की का नाम मंजू था। नीतीश ने पहले शादी के लिए आनाकानी की, लेकिन बाद में फिर वो तैयार हो गए। शादी तय हो गई, लेकिन इसी बीच नीतीश को पता चला कि लड़की वालों ने 22,000 रुपया दहेज में दिया है। यह सुनकर नीतीश गुस्से से तिलमिला उठे। नीतीश के दोस्त नरेंद्र सिंह बताते हैं, नीतीश बेहद गुस्से में थे। वह लगातार बोले जा रहे थे, यह शादी नहीं हो सकती। नीतीश ने शर्त रखी कि शादी बिना दहेज की होगी और शादी में किसी तरह का कोई समारोह या रीति रिवाज नहीं मनाया जाएगा। वह कोर्ट मैरिज करेंगे। यह नीतीश की जबान में राम मनोहर लोहिया का विचार बोल रहा था। कोर्ट मैरिज तो नहीं, लेकिन बेहद सादेपन से नीतीश की शादी संपन्न हुई। शादी के बाद नीतीश और उनकी पत्नी मंजू फिएट कार से पटना से बख्तियारपुर के लिए रवाना होते हैं। उस कार में एक और शख्स मौजूद होता है, कार का ड्राइवर, जिसका नाम है भोला प्रसाद सिंह। यह नाम याद रखिएगा, आगे इसकी जरूरत पड़ने वाली है। साल 1975। पटना के गांधी मैदान से जेपी ने संपूर्ण क्रांति का उद्घोष किया। पूरा देश सिंहासन खाली करो कि जनता आती है के नारे के साथ उबल पड़ा। इस आंदोलन की शुरुआत पटना विश्वविद्यालय के छात्रों से हुई। उन छात्र नेताओं में लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, शिवानंद तिवारी, रविशंकर प्रसाद जैसे कई छात्र नेता शामिल थे। 12 जून 1975 को केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार ने देश में आपातकाल की घोषणा की। देश में मीसा कानून लागू हो गया। मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मीसा लगते ही गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। नीतीश भी गिरफ्तार हुए, लेकिन चर्चा में नहीं आए। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आपातकाल की समाप्ति पर जब सारे छात्र नेता जेल से छूट गए, नीतीश जेल में ही थे। बाद में समाजवादी नेता किशन पटनायक ने उनकी बेल करवाई। नीतीश 1977 का लोकसभा चुनाव बिहार के बाढ़ संसदीय क्षेत्र से लड़ने वाले थे, लेकिन समय पर कागजात ना पहुंच पाने के कारण नॉमिनेशन ही नहीं कर पाए। लालू यादव और रामविलास पासवान इंदिरा विरोधी लहर पर सवार होकर सांसद बन गए। नीतीश ने इसी साल हुए बिहार विधानसभा का चुनाव जनता पार्टी के टिकट पर नालंदा के हरनौत से लड़ा। चुनाव चिन्ह हलदर किसान, और सामने कौन था? सामने था वही ड्राइवर भोला प्रसाद सिंह, जिसने नीतीश और उनकी पत्नी को शादी के बाद फिएट कार से घर छोड़ा था। नीतीश यह चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी भोला प्रसाद सिंह से हार जाते हैं और एक दिन पटना के इंडिया कॉफी हाउस में अपने मुख्यमंत्री बनने का ऐलान करते हैं, जिसका जिक्र हमने एपिसोड के शुरुआत में ही कर दिया था। नीतीश ने 1980 का बिहार विधानसभा का चुनाव भी इसी हरनौत से लड़ा। इस बार भोला सिंह ने अरुण प्रसाद सिंह का समर्थन किया। नीतीश एक बार फिर विधायक बनते बनते रह गए। यह नीतीश के राजनीतिक ढलान का समय था। ऊपर से सब कुछ राख होता दिख रहा था, लेकिन राजनीति में जो दिखता है उसे सच मान लेना बेवकूफ़ी है। राख के भीतर आग छुपी हो सकती है। नीतीश ने हमेशा राजनीति को इंजीनियरिंग की कसौटी पर ही कसा।
उन्होंने 1984 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। वे जानते थे कि इंदिरा गांधी की हत्या से कांग्रेस को लेकर पूरे देश में सहानुभूति का माहौल है। इस बीच चुनाव लड़ना ठीक नहीं होगा। साल 1985 के विधानसभा चुनाव ने नीतीश के लिए बिहार विधानसभा का दरवाजा खोला। वे इस चुनाव को जीतने में कामयाब हुए। उसके बाद उन्हें कभी विधायक बनने के लिए तरसना नहीं पड़ा। इस चुनाव का जीतना नीतीश के लिए आसान नहीं था। चुनाव से पहले नीतीश ने अपनी पत्नी मंजू से वायदा किया था कि अगर वे चुनाव हार जाएंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। मंजू, जो पटना के कंकड़बाग में बच्चों को पढ़ाती थीं, उन्होंने नीतीश को चुनाव लड़ने के लिए 20,000 रुपए दिए। यही तो राजनीति का जुनून है कि जिस नीतीश ने 22,000 रुपए दहेज लेने से इनकार कर दिया था, वही नीतीश अब 20,000 रुपए लेकर चुनाव लड़ रहे थे। इस जीत के बाद नीतीश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नीतीश ने 1989 का चुनाव जनता दल के टिकट पर बाढ़ से लड़ा। उन्होंने दिग्गज कांग्रेसी नेता राम लखन सिंह यादव को 75,000 से अधिक वोटों से हराया और वीपी सिंह की सरकार में कृषि राज्य मंत्री बने। यह वही समय था जब बिहार की राजनीति में लालू का उभार हो रहा था। कर्पूरी ठाकुर के मरने के बाद लालू पहले विपक्ष के नेता बनते हैं और फिर मुख्यमंत्री। लालू के मुख्यमंत्री बनने की कहानी हम लालू के एपिसोड में बताएंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि नीतीश ने मुख्यमंत्री बनने में लालू की खूब मदद की थी। लेकिन ऐसा क्या होता है कि जिस नीतीश ने लालू की मदद की, वही नीतीश 4 साल बाद जनता दल से अलग होकर नई पार्टी बनाते हैं और लालू के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक देते हैं। और यह तब तक जारी रहता है जब तक वह खुद मुख्यमंत्री नहीं बन जाते। संकर्षण सिंह अपनी किताब बंधु बिहारी में लिखते हैं, सन 1992 के अंतिम महीनों की बात है। दिल्ली के बिहार भवन में एक शर्मनाक वाकया होता है। लालू मुख्यमंत्री की हैसियत से दिल्ली आए थे। नीतीश भी अपने गुट के कुछ नेताओं के साथ बिहार भवन में लालू से मिलने पहुंचे थे। नीतीश के गुट के नेता ललन सिंह, जो आज केंद्र सरकार में मंत्री हैं, और लालू के बीच किसी बात पर बहस होनी शुरू हो गई। बहस इतनी आगे बढ़ गई कि लालू गुस्से से चीखने लगे। लालू ने चीखते हुए ललन सिंह को कहा, निकल बाहर, बाहर निकल साला। लालू यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों को आवाज लगाते हुए कहा, पकड़ के फेंको बाहर, ले जाओ घसीट के। नीतीश अपने साथियों के साथ वहां से चले गए। जाते हुए नीतीश एक ही बात बुदबुदा रहे थे, अब साथ चलना मुश्किल है। साल 1994 नीतीश के राजनीतिक जीवन के लिहाज से बेहद अहम साल साबित हुआ। बिहार में उस समय जनता दल की सरकार थी, जिसके मुखिया थे लालू यादव। 12 फरवरी 1994 पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली बुलाई गई। इस रैली के सूत्रधार वामपंथी नेता और कुर्मी जाति से ताल्लुक रखने वाले सतीश कुमार थे। उस समय बिहार की राजनीति में एक नैरेटिव बहुत तेजी से फैल रहा था कि लालू गैर यादव पिछड़ी जातियों को आरक्षण से बाहर करने वाले हैं। इससे कुर्मी समुदाय लालू से बेहद नाराज था, जिसकी वजह से गांधी मैदान में एक रैली बुलाई गई और नाम दिया गया कुर्मी चेतना रैली। पहले नीतीश इस रैली में जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके दोस्त विजय कृष्ण ने उन्हें जबरदस्ती रैली में भेजा। नीतीश जब मंच पर पहुंचे, उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन नीतीश ने बोलना बंद नहीं किया और अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री लालू यादव पर हमला बोल दिया। नीतीश कुमार ने गरजते हुए कहा, भीख नहीं, हिस्सेदारी चाहिए। जो सरकार हमारे हितों को नजरअंदाज करती है, वो सत्ता में नहीं रह सकती। 21 अप्रैल 1994 को जनता दल के 14 सांसदों ने मिलकर एक नई पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा गया जनता दल जॉर्ज। यहां जॉर्ज का मतलब समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस से था। जॉर्ज इस पार्टी के पुरोधा थे और नीतीश जैसे नेता करता धरता। 19 अक्टूबर 1994 को इस पार्टी का नाम बदलकर समता पार्टी कर दिया गया। नई पार्टी का गवाह बन रहा था पटना का गांधी मैदान। नीतीश मंच पर आते हैं और हुंकार लगाकर कहते हैं, यह विश्वासघाती सरकार है। इन लोगों ने किए गए वादों के साथ धोखा किया है। इसने जेपी और कर्पूरी ठाकुर के सपनों के साथ विश्वासघात किया है। समता पार्टी जलती हुई मशाल चुनाव चिन्ह के साथ 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव में उतरी।
324 सीटों की विधानसभा में पार्टी ने 310 जगह प्रत्याशी खड़े किए, जिसमें 271 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। समता पार्टी इस चुनाव में केवल 7 सीटें जीतने में कामयाब हो पाई। यह नीतीश के लिए किसी झटके से कम नहीं था। इस चुनाव में नीतीश ने एक और गलती की थी। वह गलती थी अतिवादी कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा माले के साथ गठबंधन करना, और यह गठबंधन करवाया था नीतीश के पुराने राजनीतिक शत्रु भोला प्रसाद सिंह ने। जी हाँ, यह वही ड्राइवर भोला प्रसाद सिंह था जिसने नवविवाहित नीतीश की गाड़ी चलाई थी। 1995 का साल था, बीच का कोई महीना चल रहा था। पेशे से पत्रकार रहे बीजेपी के रणनीतिकार दीनानाथ मिश्र ने नीतीश के पुराने दोस्त सरजू राय से कहा कि वह नीतीश कुमार के साथ मुलाकात करवाएं। नीतीश और दीनानाथ मिश्र नई दिल्ली के एक रेस्तरां में मिले। दोनों इस बात से सहमत थे कि लालू को बिहार की गद्दी से हटाना बेहद जरूरी है। आपको याद दिला दें कि जो नीतीश लालू के खिलाफ भाजपा से गठबंधन करने जा रहे थे, उसी नीतीश ने लालू द्वारा आडवाणी के रथ यात्रा रोके जाने और गिरफ्तार करने में लालू का सहयोग किया था। 1996 का लोकसभा चुनाव समता पार्टी और बीजेपी ने साथ मिलकर लड़ा था। इस चुनाव में बीजेपी को 18 और समता पार्टी को 6 सीटें मिली। वहीं लालू की पार्टी 33 सीटों से घटकर 22 पर आ गई, मतलब गठबंधन काम कर गया था। 1998 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की सीटें और बढ़ीं। इस चुनाव में एनडीए गठबंधन को बिहार की 54 में से 29 सीटों पर जीत हासिल हुई। अगले साल के मिड टर्म में हुए इलेक्शन में भी यह सिलसिला जारी रहा। साल 2000 बिहार में विधानसभा चुनाव के परिणाम आते हैं। एनडीए को 122 सीटें मिलती हैं और लालू के आरजेडी गठबंधन को 124। दिल्ली में अटल बिहारी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी। राज्यपाल विनोद पांडे ने दिल्ली के आदेश का पालन किया और 3 मार्च 2000 को नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी। नीतीश बहुमत साबित नहीं कर पाए। महज 7 दिनों के बाद 10 मार्च 2000 को इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के सहयोग से लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनती हैं। नीतीश बिहार से दिल्ली लौट गए और वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री बन गए। 1 अगस्त 1999 को गायसाल रेल हादसा हुआ, जिसमें करीब 300 लोगों की जान चली जाती है। जिस नीतीश ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था, उसी नीतीश ने दोबारा रेल मंत्री बनना स्वीकार किया और केंद्र की अटल सरकार में 2004 तक रेल मंत्री बने रहे। इस तरह की राजनीतिक कलाबाजी के लिए नीतीश जाने जाते हैं। नीतीश ने 2014 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और दलित समुदाय से आने वाले जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन कुछ ही समय बाद वे फिर से मुख्यमंत्री पद पर आसीन थे। साल 2003 में नीतीश की समता पार्टी का जनता दल यूनाइटेड में विलय हो गया। जेडीयू की स्थापना समाजवादी नेता शरद यादव ने की थी। फरवरी 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम बेहद दिलचस्प आया। 243 सीटों वाली विधानसभा में लालू यादव की आरजेडी को 75, नीतीश की जेडीयू को 55, बीजेपी को 37 और कांग्रेस को 10 सीटें मिली। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने 29 सीटें लाकर सबको हैरान कर दिया। पासवान मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग पर अड़े रहे। नतीजतन बिहार में राष्ट्रपति शासन लग गया। लेकिन 6 महीने बाद हुए चुनाव में माजरा कुछ और था। नीतीश एक बड़े नेता के रूप में उभरे। उनकी पार्टी जेडीयू बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी। जेडीयू को 88 और उसकी सहयोगी बीजेपी को 55 सीटें मिल गई थीं। 24 नवंबर 2005 पटना का वही ऐतिहासिक गांधी मैदान। नीतीश ने अपने शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के आयोजन के लिए राजभवन की बजाय गांधी मैदान का चुनाव इसलिए किया ताकि पूरे बिहार को एक संदेश दिया जा सके। नीतीश ने जैसे ही कहा, मैं नीतीश कुमार, पूरा गांधी मैदान नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। यह नीतीश थे और थी उनके गांव कल्याण बीघा से पटना के 1 अणे मार्ग तक की यात्रा। 2009 के लोकसभा और 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश और उनकी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की।
नीतीश खुद को दिल्ली के दावेदार के रूप में देखने लगे थे। दिल्ली का दावेदार माने प्रधानमंत्री की कुर्सी। 2013 में जब एनडीए ने गुजरात के तत्कालिक मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया तो नाराज नीतीश ने अपना रास्ता अलग कर लिया। भाजपा और नीतीश की 17 साल पुरानी दोस्ती टूट गई और 2014 के मैदान में नीतीश वाम दलों के साथ कूद पड़े। नीतीश को मुंह की खानी पड़ी, केवल 2 सीट ही जीत पाए। नीतीश ने मुख्यमंत्री की कुर्सी से भी इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश ने अगले विधानसभा चुनाव के लिए लालू के साथ हाथ मिलाया और 2015 में भाजपा और उनके सहयोगी दलों को करारी शिकस्त दी। नीतीश एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। जनवरी 2017 नीतीश ने भ्रष्टाचार का हवाला देकर लालू यादव से गठबंधन तोड़ लिया। 2019 का लोकसभा चुनाव और 2020 का विधानसभा चुनाव नीतीश ने भाजपा के साथ लड़ा। अगस्त 2022 में नीतीश ने एक बार फिर पलटी मारी। इस बार बना इंडिया गठबंधन और यह माना जाने लगा कि 2014 में जो नहीं हुआ वह अब होने जा रहा है, यानी नीतीश विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री के प्रत्याशी होंगे। लेकिन जैसे ही 2024 का लोकसभा चुनाव करीब आया, जनवरी में नीतीश कुमार आरजेडी को छोड़ बीजेपी के साथ आ गए। नीतीश की राजनीतिक कीमत तब और बढ़ गई जब भाजपा अकेले दम पर बहुमत लाने से चूक गई। नीतीश ने 11 सांसद के साथ भाजपा का समर्थन किया। यह नीतीश कुमार की राजनीति की कहानी थी, जिसके कई और भी पहलू हैं। जब भारतीय लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टी कास्ट, क्लास, रिलीजन और रीजन की पॉलिटिक्स करती है तो नीतीश ने जेंडर की पॉलिटिक्स को साधा। नीतीश ने महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात की और सिर्फ बात ही नहीं की, उसे बिहार की जमीन पर उतारा भी। पंचायत चुनाव में महिलाओं को रिजर्वेशन देने से लेकर राज्य सरकार की नौकरियों में 50% रिजर्वेशन तक। किसी सभा में नीतीश से एक महिला ने कहा कि उसका पति शराब पीकर उसे मारता है। नीतीश ने शराबबंदी की घोषणा कर दी और बयान दिया, जो पिएगा वो मरेगा। जब नीतीश से उनके द्वारा किए गए सबसे बेहतर काम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे अगर 20 सालों की बिहार की तस्वीर बनानी हो तो मैं साइकिल से स्कूल जाती लड़कियों की तस्वीर बनाऊंगा। 2025 का विधानसभा चुनाव दस्तक दे चुका है। नीतीश अब बूढ़े हो चुके हैं। कभी राष्ट्रगान पर ताली बजा देते हैं तो कभी अधिकारी के सर पर पौधे का गमला रख देते हैं। तरह तरह के उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या समाजवाद के इस आखिरी स्तंभ में दरार आ गई है? क्या नीतीश की राजनीति अब अपने ढलान की ओर है? क्या नीतीश 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? जवाब है बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम। तो यह नीतीश कुमार की कहानी थी, जिसे लिखा था हमारे साथी शुभम ने। हम फिर मिलेंगे दुनिया रोज बनती है के अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी दिलचस्प किरदार के साथ। आप देखते रहिए जिस्ट।